गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्वनाम हम करेंगे। सर्वनाम हम देख रहे हैं इसे, क्या आपको मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था सर्वनाम किसे कहते हैं, उसे एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम किसे बोलेंगे आपने, मुझे पता है कि आप पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, माने जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हम बोलेंगे सर्वनाम। जैसे कि राम एक लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर राम एक लड़का है, वह ईमानदार है। वह जो शब्द है वो किसके लिए आया, राम के लिए। और राम क्या है, आपका नाउन है, और नाउन के लिए आया है वह, और वह क्या है, आपका सर्वनाम। तो इस तरह से जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम बोलेंगे सर्वनाम। जैसे तुम, मैं, वह, उसने, मुझे आदि। ठीक है, फिर सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। सभी के नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 नाम आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो ये सर्वनाम था। इसमें आपको सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनके नाम क्या है, ये आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, इस बार भी पढ़ना है, बाकी जो है अभी यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका क्रिया है। क्रिया भी आपको पढ़ना है, आपका सिलेबस में दिया गया है कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया भी आपने पढ़ा, जो वर्ब होता है उसे किसे कहते हैं, वर्ब। तो क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध, माने यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं या आपका कोई काम होने वाला है तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो खा रहे हैं आप, क्या है, खाना खा रहे हैं आपका क्रिया शब्द। बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्या है, आपका क्रिया शब्द है। ठीक है, तो आप क्रिया के भेद भी देख लेते हैं। आप यहाँ से इसका जो डेफिनेशन यहाँ से आप पढ़िएगा। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं कि आपको पढ़ना है। ठीक है, इसका जो अब इसके जो 2 प्रकार होते हैं क्रिया के, हम देख लेते हैं 2 प्रकार भी क्रिया के क्या हैं। कि क्रिया के 2 भेद होते हैं क्रिया के, एक है पहले है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, क्रिया के 2 भेद है, पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, कर्म मतलब काम। ठीक है, तो जिस क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, माने जिन जो क्रियाएं हो रही है उसका पूरा प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता हो, केवल कर्ता पर ही पड़ता हो, माने जो सब्जेक्ट पर ही पूरी तरह से क्रियाएं हो रही हैं उसी को हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। जिसमें कोई भी प्रेडिकेट नहीं होगा, पूरा काम सब्जेक्ट ही करेगा, उसे हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म नहीं रहता है, जहाँ पर कर्म नहीं होता है मतलब प्रेडिकेट नहीं होता है, उन्हें हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। जैसे राकेश पढ़ता है तो राकेश उठता है, अब राकेश पढ़ता है, राकेश खाता है, तो राकेश उठता है माने कहाँ से उठता है, सो के उठता है, ना कि नहा कर उठता है कि खाना खा के उठता है, कुछ भी हमें नहीं पता है। ठीक है, माने जो प्रेडिकेट है, जो कर्म है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, रमेश जाता है, रमेश जाता है कहाँ जाता है, बाजार जाता है या स्कूल जाता है या हॉस्टल में जाता है या कहीं घूमने जाता है, ये सब कुछ भी मेंशन नहीं है, तो केवल रमेश जाता है लेते हैं, रमेश पर ही सब कुछ जो है डिपेंड है। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म होगा, मैं जिसमें कार्य होने का संभावना दिखाया गया जाएगा, जिसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पड़ता है, माने यहाँ पर सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता बल्कि कर्म होता है, माने प्रेडिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे अशोक साइकिल चलाता है, तो अशोक क्या चलाता है, साइकिल के बारे में विशेष रूप से बात हो रही है कि अशोक साइकिल चला रहा है, तो अशोक क्या चला रहा है, साइकिल। तो इस तरह का जो वाक्य होगा वो आपका होगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे कि वंदना सितार बजाती है, वंदना क्या बजाती है, सितार बजाती है। वंदना बजाती, अगर सितार को हटा दिया जाए तो हम वंदना बजाती है यदि हम लिखें, ठीक है, वंदना बजाती है, तो वंदना क्या बजाती है हमें पता नहीं है, लेकिन अगर वो लिख दे कि वंदना सितार बजाती है तो हमको पूरा सेंस मालूम हो रहा है। तो जहाँ पर आपको पूरा वाक्य कंप्लीट हो रहा है, आपको पूरी अच्छी तरह से मालूम पड़ रहा है, जहाँ पर कर्म है उसको हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया, और जहाँ पर कर्म नहीं है उसे हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये आपको क्रिया और किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। क्योंकि आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने बोला जाएगा कि ये वाक्य कौन सा। जैसे कि अब वंदना सितार बताती है,
वंदना सितार बजाती है, कैसा वाक्य आपसे पूछ लिया जाएगा, या रमेश जाता है, इसी तरह का कोई भी वाक्य आपसे पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। तब आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है और कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना आपको चाह रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, जो कि पेज नंबर 89 मैंने दिया है आपको। ठीक है, तो मैं समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है सबका। जो पढ़ा ना हो, माने जिसे आपने कभी नहीं पढ़ा हो, उसको हम बोलेंगे अनपढ़। ठीक है, जो कभी नहीं पढ़ा हो, जिसने कभी स्कूल भी नहीं गया हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे अनपढ़। जो धर्म को ना माने, जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानता, किसी रिलीजन्स को नहीं मानता, उसको बोलेंगे अधर्मी। जो दिखाई ना दे, जो आपको कुछ भी दिखाई ना दे, ठीक है, उसको बोलेंगे अदृश्य। जो थोड़ा जानता हो, जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज है, उसको बोलेंगे अल्पज्ञ। जो पीने योग्य है, पीने योग्य ना हो, ठीक है, ऐसा कोई पदार्थ जिसे आप पी नहीं सकते, उसे हम बोलेंगे अपेय, और जिसे पी सकते हैं पेय। ठीक है, अभिनय करने वाला, माने जो अभिनय करता है, जो एक्टिंग करता है, उसे हम बोलेंगे अभिनेत्री। करने वाली, सॉरी, अभिनेत्री। जो वध करने योग्य ना हो, माने जिसका हम अंत नहीं कर सकते, वो है अवध्य। जिसका अंत ना हो, अनंत, में जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, जो कभी समाप्ति नहीं होता, उसको बोलेंगे अनंत। जिसको कोई जीत ना सके, माने जो कभी भी पराजित नहीं होता, माने जिसको कोई जीत ही नहीं सकता, ठीक है, जिसको कोई कभी पराजित ही नहीं कर सकता, उसको बोलेंगे अजय। जो कभी बुरा ना हो, जो कभी बुरा नहीं होता, उसको बोलेंगे अजर। जैसे देवताओं लोग थे, पहले अमृत का पान किया तो वो कभी बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, जिनका वर्णन ना किया जा सके, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, जिसका आप डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, जिसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, उसे बोलेंगे अवर्णनीय। अभिनय करने योग्य, अभिनय, जब आप अभिनय करते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, उसको तो बोलते हैं अभिनय। जिसकी उपमा ना हो, माने जिसका उपमा माने जिसका कोई एग्जाम्पल ना हो, उसे बोलेंगे अनुपम। जो परिचित ना हो, जिसको आप जानते नहीं है, जो आपके लिए अननोन हो, वो बोलेंगे अपरिचित। जिसका कोई पार ना हो, जो उसे बोलेंगे अपार, मैं जिसको पार ही नहीं कर सकते। ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। तो ये जो कुछ शब्द मैंने वाक्यों के शब्दांश है, आपको ये पेज नंबर अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, उसके बाद में जो है मैंने आपको लाइव क्लास में भी पढ़ाया था कि आपको वाक्य पढ़ना है। वाक्य के मैंने भेद भी बताए थे कि अर्थ के आधार पर वाक्य आपको पढ़ना है, और मैंने बताया था कि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानार्थक वाक्य, इच्छात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और विस्मयबोधक वाक्य। तो विधानार्थक वाक्य है, उसे हम कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा और वर्ब होगा, मैंने जो सिंपल सेंटेंस होगा, उसी को हम बोलेंगे विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है, वह विधानार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे अमित चित्र बना रहा है, बहुत सिंपल। अमित क्या है? सब्जेक्ट है। चित्र क्या है? आपका प्रेडिकेट है। और बना रहा है क्या? क्रिया है। तो अमित चित्र बना रहा है एक सिंपल सा सेंटेंस है। इस तरह के वाक्य को हम कहेंगे विधानार्थक वाक्य। दूसरा आता है आपका निषेधात्मक वाक्य, जो नेगेटिव फॉर्म में होगा, जो नहीं में होगा। जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का बोध, मतलब जब आप नहीं कर रहे हैं, ऐसे वाक्य को हम बोलेंगे निषेधात्मक वाक्य। जैसा कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, यहाँ पर नहीं आया है कि वो चाय नहीं पी रहा है, तो ये किस तरह का है? निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। इच्छात्मक वाक्य मतलब जहाँ पर आप अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपना आशीर्वाद सब कुछ प्रकट करेंगे दूसरों के प्रति, उसको बोलेंगे इच्छात्मक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा अथवा आशीर्वाद के भाव का बोध हो, वह इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। सपोज एग्जाम्पल आपका, आज हम लोग मिठाई खाएंगे, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मुझे मिठाई खाना का मन हो रहा है, तो आज हम लोग मिठाई खाएंगे। और आपने ब्लेसिंग दिया है, आशीर्वाद दिया है, भगवान तुम्हें धन दे। तो इस तरह का जहाँ पर आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपनी कामना को व्यक्त कर रहे हैं, अपना जो डिज़ायर है उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो उससे बोलेंगे इच्छार्थक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्नार्थक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, जिस वाक्य या प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम मुंबई से कब आए, दरवाजे पर कौन है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप आराम से पहचान लेंगे, जिसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा, तो आप आराम से पहचान लेंगे कि इस तरह के वाक्य को हम प्रश्नार्थक वाक्य बोलते हैं। आज्ञार्थक वाक्य मैंने जहाँ पर कोई आज्ञा दे रहा है, जहाँ पर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस तरह के वाक्य को हम बोलेंगे आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, ऑर्डर देना, आज्ञा देना,
अनुमति देना आदि का बोध हो या फिर रिक्वेस्ट करने का बोध हो, वहाँ उसे हम बोलेंगे अज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, जैसे कि एक गिलास पानी लाओ, तो ये क्या है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम अभी अपना कार्य पूरा करो, ये भी तुमको ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, और तो तुम्हारे इस कार्य के लिए धन्यवाद, तो ये क्या है, आपका मैंने आपका थैंकफुल हो रहा है। तो इस तरह का जो वाक्य होगा वो होगा आपका आज्ञात्मक वाक्य। ठीक है, बैठ जाओ, इस तरह का वाक्य जो है आपका अज्ञात्मक वाक्य होगा। संकेतार्थक वाक्य में जिस वाक्य में संकेत अथवा शर्त का बोध हो वह संकेतात्मक वाक्य बने। जहाँ पर आपको कुछ संकेत मिल रहा है, जहाँ पर आप सबको संकेत दे रहे हैं, लेकिन मैंने पूरा निश्चित रूप से नहीं, केवल आप एक हिंस दे रहे हैं, लेकिन कंफर्म रूप से उस बात को नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आऊँ तो तुम घर जाना, तो बोले मैं आ जाऊँ तब तुम घर जाना। ये नहीं बोल रहे कि मेरे आने तक तुम यहीं पर वेट करो फिर जाएंगे, नहीं, मैं आ जाऊँ, मैं आ भी सकता नहीं भी आ सकता, मैं आऊँ तो तुम घर जाना, तुम पढ़ो वरना पास नहीं होगे। ठीक है, तो जहाँ पर इस तरह का संकेत दिया जा रहा है, जहाँ पर इस तरह का शर्त हो जाता है, वहाँ पर होता है आपका संकेतार्थक वाक्य। संदेह माने जहाँ पर आपको डाउट हो किसी काम को पूरा होने का बोध, संदेह होता है, वहाँ पर बोला जाता है आपका संदेहार्थक वाक्य। जैसे शायद कल वर्षा हो सकती है, कि शायद ट्रेन इस पॉसिबिलिटी जो जताया गया है वहाँ पर होता है संदेहार्थक वाक्य। और लास्ट में है विस्मयार्थक वाक्य, जहाँ पर जिस वाक्य में विस्मय अथवा आश्चर्य आदि के भाव का बोध हो, जहाँ पर आप अपनी खुशी, दुख, हर्ष, उल्लास को व्यक्त करें, उसे हम बोलेंगे विस्मयार्थक वाक्य। जैसे ओह अरे ये तुम यहाँ कब आए, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। इस वाक्य को पहचानना ही बहुत आसान होता है, इस वाक्य में जो है एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। ठीक है, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए हो, तो इस तरह का जो वाक्य होगा उसे हम बोलेंगे विस्मयादबोधक वाक्य। ठीक है, अरे वाह, हुर्रा, इस तरह का जब शब्द आएंगे और एक्सक्लेमेटरी साइन होगा तो वहाँ पर होगा विस्मयाबोधक वाक्य। तो इस तरह से आपको 8 प्रकार के वाक्य पढ़ने हैं, अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सा वाक्य का प्रकार है, तो आपको उस वाक्य का प्रकार बताना पड़ेगा। मान लो मैंने लिख दिया राजेश स्कूल नहीं जानता है, आपको बोल दे बताओ ये कौन सा प्रकार का वाक्य है, तो आपको लिखना पड़ेगा निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या समझाया है। ठीक है, यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप निश्चित रूप से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।